इससे पहले मैं 11th में 2019 में आया था। पैसों ना होने के कारण मैं यहाँ से लौट गया था और रोते हुए ट्रेन में लौटा था। मेरे पास पैसे नहीं थे क्योंकि यहाँ पे आया तो 86,000 पहला इंस्टॉलमेंट मांगा था उन्होंने। आप अपने आप को ऐसा बनाएं कि लोग आपके आने का इंतजार करें, ना कि जाने का, कि वो जिस गड्ढे में गिरे थे वो आके उस गड्ढे में ना गिरे। तो यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं और मेरा मोटिवेशन जो पॉइंट रहा, मेरे बच्चे रहे हैं, सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह जलना भी पड़ेगा। कोटा में सबसे बड़ा जो एक्सपीरियंस हमारे लाइफ का है वो सबसे बड़ा ये है कि मैं मेहनत करना सीख गया हूँ। कहा जाता है कि एक तीर से दो निशान लगाए जाते जी, हैं, लेकिन मैंने आपने कई सारे निशाने लगा दिए। मैंने अक्सर कई सारे निशाने लगाए। और कोटा का नेम है द सिटी ऑफ इमोशंस। तो मतलब इमोशन के इसकी जर्नी में एक पार्ट मैं भी हूँ। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, और अक्सर उन्हें ही मिलती है कामयाबी जो वक्त और हालात पर कभी रोया नहीं करते। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विष्णु राठौर एंड यू आर वाचिंग कोटा जानकारी यूट्यूब चैनल, जिसमें हम कोटा कोचिंग रिगार्डिंग कई तरह के वीडियोस जो है आपके लिए लेकर आते हैं। लेकिन आज की वीडियो में बात करें तो हमारे साथ है अमरिंद्र, जो कि जेई एडवांस और जेई नीट का कोटा में एस्पिरेंट रह चुका है और अब कोटा छोड़कर जाना चाहता है और जाने की मैक्सिमम जो तैयारी है वो कर चुका है। लेकिन जानने की कोशिश करते हैं कि कोटा में इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, एडवांस की किस प्रकार की स्ट्रेटजी इनकी रही थी, मेंस में किस प्रकार की इनकी स्ट्रेटजी वगैरह होती थी, और जब इनका डेली रूटीन रहता था कोचिंग टाइम पर तो किस प्रकार से अपना टाइम ये इन्वेस्ट करते थे, और कोटा के बारे में इनका क्या कहना है, कोचिंग इंस्टीट्यूट रिगार्डिंग क्या कहना है, और जो नए एस्पिरेंट कोटा में आना चाहते हैं उनके लिए इनका क्या मैसेज रहेगा। तो कई तरह के क्वेश्चन रहेंगे और आंसर्स हम जानने की कोशिश करेंगे। तो अमरिंद्र, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। ओके, वेलकम, थैंक यू। तो मैं जानना चाहता हूँ सबसे पहले क्या कहना चाहते हैं आप कोटा के बारे में, यहाँ के कोचिंग सिस्टम के बारे में। कोटा एक बहुत ही अच्छा माहौल है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए फॉर जेई एस्पिरेंट्स एंड नीट आल्सो, एंड आपको वो माहौल प्रोवाइड होगा स्टूडेंट के थ्रू और आप यहाँ पे अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो जब तुम प्रिपरेशन वगैरह करते थे तो किस प्रकार का जो है डेली रूटीन मतलब तुम्हारा रहता था, यानी कि मतलब कब सोते थे, फिर कब उठते थे, कब कोचिंग जाते थे, उसके बाद में सेल्फ स्टडी वगैरह करना, इसके अलावा खाना पीना और भी कई तरह की एक्टिविटीज़, किस प्रकार से 24/7 की जो तुम्हारी डेली रूटीन रहती थी उसके बारे में क्या बताना चाहते? देखिए, जो प्रिपरेशन हमारा जेई एडवांस का था, जो भी कॉम्पिटिशन है उसी अनुसार मैं काम करा। मैंने उस पर फोर्स लगाया, प्रेशर डाला अपने ऊपर, जिससे मैं डिस्ट्रैक्शन से फ्री हो सकूँ और उस एग्ज़ाम का जो लेवल है उसके हिसाब से मैं उसकी प्रिपरेशन कर सकूँ, जिसमें से प्रॉब्लम्स ज़्यादा उसमें होती है। तो उसी अनुसार मैं अपना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो भी था हमारा सब्जेक्ट, वो अपने माइंड में थिंकिंग एबिलिटी की तरह लेता था। और डेली रूटीन हमारे यही रहती कि स्टार्टिंग हमारा रीडिंग से होता था, अपना स्टार्टिंग रीडिंग से करता था, फॉर्मूलों को रिवाइज करना, कॉन्सेप्ट शॉर्ट नोट, और उसको रिवाइज करके उसके बाद अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाना, वहाँ पे जो क्लासेस हो रही हैं उनको अटेंड करना, और क्लासेस अटेंड करने के बाद वहीं पे मेरा यही रूटीन रहता है। यहाँ पे तलवंडी में रहता था, अराउंड 2 किलोमीटर, यहाँ पे आना जाना, इस वजह से मैं वहीं रुक जाता था और टिफ़िन कभी कभी लगाया था, कभी कभी भूखे ही वहाँ पे पढ़ने लगता था, जिससे हमारी प्रिपरेशन हो सके और अपना टाइम वेस्ट ना हो। तो मतलब तुमने एडवांस भी एग्जाम दे लिया, इसके अलावा मेंस भी दिया, तो सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि मेंस की जो प्रिपरेशन है तुमने कैसे की, और जो बच्चे न्यू आना चाहते हैं कोटा में उनको किस टाइप से करनी चाहिए, मतलब जो गलती कहीं ना कहीं तुमसे छोटी मोटी भी हो चुकी होगी तो उससे कैसे मतलब अवेयर रहना है, उसको नहीं करना है। देखो, जो सिली मिस्टेक्स होती है, जो मेंस में क्या होता है, हमारा एनसीईआरटी पैटर्न्स में सारे क्वेश्चन प्रोवाइड होते हैं। केमिस्ट्री का तो बोल दो, पूरा केमिस्ट्री मतलब जो भी एनसीईआरटी पैटर्न ही होता है। मैथ्स का थोड़ा हाई लेवल का होता है जो कि हमारा इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है, उसी के अनुसार हम काम करते हैं। फिजिक्स में कुछ अच्छी बुक आती है जो इमेजिनेशन बेस्ड पे होती है, पूरा फील्ड लेके स्टडी करते हैं, वो तो कोचिंग में हमारे टीचर प्रोवाइड कर देते ही हैं। तो मेंस का हमारा फॉर्मूला और 2-3 स्टेप होता है, कॉन्सेप्चुअल होता है, उसी पे हमारा क्वेश्चन हो जाता है। बट एडवांस में डिफरेंट टाइप, जब तक आपके सारे चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाते हैं या आपके सारे सिलेबस हो नहीं जाते, तब तक आप एडवांस का मिक्सर बेस्ड क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। तो एडवांस का थोड़ा लेवल हाई था, इस वजह से मैं हाई थिंकिंग एबिलिटी रखता था और उस पर फोकस करता था, प्रॉब्लम पे ज़्यादा ध्यान देता था। थ्योरी को पढ़ के फिर क्वेश्चन पे क्वेश्चन लगाता जाता था। अराउंड 300-400 क्वेश्चन मैं एक दिन में इतना एक्सपीरियंस कर लिया था कि स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन कर लिया था, कर देता था। टाइमर लगा के मैं काम करता था स्टॉप वॉच के थ्रू। तो ये मेरा रहा जर्नी। तो मतलब देखा जाए तो जेई मेंस और जेई एडवांस के बीच में कंपैरिजन देखा जाता है कि यार थोड़ा सा लेवल कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस वगैरह होता है। लेकिन तुम्हें क्या लगता है एडवांस और जेई के बीच में मतलब किस प्रकार से बैलेंस बना सकते हैं ताकि जेई भी अच्छे से क्लियर हो जाए और एडवांस में भी प्रिपरेशन करने में ज़्यादा दिक्कत हमें फेस नहीं करनी पड़े? देखो, अगर बैलेंस की बात करा जाए तो अगर आपके घर में अगर कोई सीढ़ी होगी, तो अगर मान लो 18 स्टेयर की सीढ़ी है, तो मेंस में आप अगर 3 स्टेयर चढ़ते हैं तो आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं। लेकिन अगर एडवांस की बात करा जाए तो आपको 10 स्टेप से प्लस में जाना होगा। यानी आप डिफरेंट टाइप, जैसे भी इस एडवांस की बात करा जाए तो अराउंड 8 से 9 टॉपिक को मिला के एक सवाल बनाया गया था, जिसमें काफ़ी सारे चैप्टर मिलाए गए थे। क्वाड्रेटिक सीक्वेंस, इंटीग्रेशन और डिटर्मिनेंट को समेट के प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दिया गया था। तो इसके अनुसार आप
ये वो एग्ज़ाम ये मांगता है कि आप कितना सोच सकते हैं उसके बारे में और कितना आप उसके बारे में काम कर रहे हैं। तो मेंस का क्या है, आप फार्मूला रिवाइज कर लेंगे, कॉन्सेप्ट देख लेंगे, हो जाएगा। लेकिन एडवांस में आप उसके अंदर डीपली जाके घुस के उस पर काम करेंगे तो आपका एडवांस में ये लेवल होता है। अच्छा, तो आपका मेंस का स्कोर और एडवांस का स्कोर में क्या चांसेस, ये बताइए आप। अब मेंस में मेरे 97 परसेंटाइल आ रहे हैं सेकंड वाले में, फर्स्ट में मेरा 96 आया था और एडवांस में मैंने 150 प्लस अभी हमारा जो भी मानना है स्कोर कर रहा हूँ। और एडवांस में तो यही तो यानी कि आईआईटी कॉलेज हमारा पक्का हो चुका है। जी, IIT तो सबसे पहले तो आपको कांग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा कि आपने आईआईटी कॉलेज फाइट करके ये साबित कर दिया कि आप हमारे छोटे भाई हो। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि इतना रगड़ा हूँ अपने आप को, रगड़ के अभी चमक रहा हूँ। देखो हमारे चेहरे पे मुस्कान है। उस दौरान कभी नहीं लगता था कि यार कि मेरी ज़िंदगी भी कुछ है, ना कहीं घूमने जाना, ना कुछ, ना किसी से बात, यहाँ तक कि सिम भी चेंज कर दिया था मैं। उससे पहले मैं, ये मेरा ड्रॉप ईयर है, इससे पहले मैं 11th में 2019 में आया था। पैसों ना होने के कारण मैं यहाँ से लौट गया था और रोते हुए ट्रेन में लौटा था। मेरे पास पैसे नहीं थे क्योंकि यहाँ पे आया तो 86,000 पहला इंस्टॉलमेंट मांगा था उन्होंने, उतना हमारे पास था नहीं। पापा बोले कि इतना नहीं, जहाँ पे पढ़ रहे हो वहीं पे पढ़ो। लौट गया था। फिर कुछ दिन के पश्चात मेरे अंकल ने मेरी हेल्प करी और चाचा ने मुझे बोला कि जाओ भाई तुम पढ़ो, अगर तुम्हारे हुनर है, तुम्हारे, उन्होंने देखा मेरी बैकग्राउंड, फिर हुनर है तो उन्होंने भेजा। फिर आगे मैंने इंस्टॉलमेंट पे करा। 11th में मैंने पूरी 11th पढ़ाई करी। फिर 12th में 2020 में कोविड लग गया और फिर अपने वहीं घर पर शिफ्ट हो गया। फिर मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू करा पढ़ाने बच्चों का और उसके बाद जरिए से बढ़ता गया। और वहाँ पे जब एडवांस का रिजल्ट आया तो मेंस में तो अच्छा हो गया था, बट एडवांस में मेरा 95 मार्क्स आया था। क्लियर तो हो गया था, काउंसलिंग भी कराई थी IIT दिल्ली में, लेकिन कोई ब्रांच नहीं मिली तो मैंने पार्शियल ड्रॉप ले लिया उधर से। और फिर मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के, सब कुछ बंद करके फिर कोटा शिफ्ट हो गया। तो मतलब कौन सी ब्रांच चाहते हो कि तुम्हें मिल जाए आईआईटी में? मुझे इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल मिल जाए, और अगर मिल जाता है कंप्यूटर साइंस की कोई निचली ब्रांच तो भी प्रेफर कर लूँगा। लेकिन दिल्ली जाना, क्योंकि मुझे एक नई जर्नी की शुरुआत करनी है, UPSC की जर्नी, वो कि मेरे लाइफ का अहम हिस्सा है। 9 से प्रिपरेशन कर रहा हूँ इसके लिए, तो ये मेरा जर्नी। तो लगभग कोटा में कितने टाइम तक तुम रह चुके हो? कोटा में अराउंड मैं 11th में पूरा 1 साल रहा था। और ड्रॉप ईयर की बात करा जाए तो यहाँ पे मैं जनवरी में आया था, अभी 8 से 9 महीने हुए हैं। तो अगर देखा जाए तो ये 2 साल का, लगभग जर्नी, 2 साल। मान अच्छा ठीक है, तो लगभग 2 साल में कोटा की कौन कौन से जो मतलब प्लेसेज है वहाँ पर आपने विजिट किए, घूमने वगैरह की बात की जाती है तो? घूमने की बात करा जाए तो अभी एक ही प्लेस पे गया हूँ कि जो कि माना जाता है 7 अजूबे हैं, वो बोलते हैं 7 वंडर्स। वहाँ मैं गया था अपनी मैथ्स का, फिजिक्स का अप्लाई करने के लिए वहाँ पे, क्योंकि वो पिरामिड वगैरह था तो हमारे पिरामिड के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं प्रिज्म के, तो वहाँ पे अप्लाई करने के लिए गया था। साथ में घूम भी लिया। फिर मैंने उसमें सोडियम का रिएक्शन भी वाटर से करवाया, हाइड्रोक्साइड भी बना, काफ़ी सारी चीज़ें हुआ वहाँ पे। और मैंने वहाँ पे काफ़ी चीज़ें अप्लाई करा। ट्रायंगल था हमारा, वो सारा वाइट पेपर था, टीन लेड वगैरह वगैरह सारा चीज़ था। तो मतलब कहा जाता है कि एक तीर से 2 निशान लगाए जाते हैं, लेकिन मैंने आपने कई सारे निशाने लगा दिए। मैंने अक्सर कई सारे निशाने लगाए और अपना इमेजिनेशन बेस वहाँ पे थ्योरी भी लगाया। तो कोटा से मतलब क्या एक्सपीरियंस आप यहाँ से लेके जाना चाहते हैं, जो आपने अचीव किया है, देखा है अभी तक? कोटा में सबसे बड़ा जो एक्सपीरियंस हमारे लाइफ का है, वो सबसे बड़ा ये है कि मैं मेहनत करना सीख गया हूँ। अब मैं किसी भी एग्जाम में, किसी भी कंपटीशन में बैठूंगा तो मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना होगा कि मेरे जीवन में कौन सी कठिनाई आएगी, कैसे मुझे निपटना है, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस हो गया है कि उस कठिनाई आएगी तो मैं कैसे उससे फाइट करूँगा और फाइट करके कैसे मैं आगे बढ़ूँगा। और यही एक बच्चे के लाइफ में होता है कि यार एक बार डिस्ट्रैक्शन हो गया, फिर वो 2-3 घंटे के लिए बैठ गया, फिर कभी कभी तो 2-3 दिन निकल जाता है उसी में बेड़ा पड़ा है। लेकिन मैं उससे फेस कर लिया हूँ। अब 2-3 दिन हो जाता है, एक दिन तो पूरा दिन खाना भी बिना खाए रह सकता हूँ, पानी भी पढ़ सकता हूँ। तो ये सारा एक्सपीरियंस मैंने कर लिया है। और कहते हैं ना, सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह जलना भी पड़ेगा। तो ये हमारे लाइफ का पार्ट रहा है और मैं उसी तरह से उस एग्ज़ाम को फेस करा हूँ जो उसकी रिक्वायरमेंट थी। कोटा के लोगों के बारे में जो तुमने देखा, क्या कहना चाहते हैं आपके दोस्त वगैरह जो बाहर से आके यहाँ पढ़ रहे, उनका, और जो यहाँ लोकल है उनके बारे में कुछ आपने एक्सपीरियंस लिया तो वो बताइए। लोकल और दोनों की अगर बात करें तो यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा किसी को कि हाँ ज़्यादा व्यवहार बनाएं, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है, लोगों के साथ नहीं बना सकते। लेकिन हाँ, ऐसा भी होना चाहिए 2-4-5 लोग जिससे आपकी व्यवहार होने चाहिए, जिससे आपका हेल्प हो सके, क्योंकि यहाँ पे हेल्प की रिक्वायरमेंट बहुत होती है। कहते नहीं कि हाँ जो बच्चा तैयारी कर रहा है वो खुद की तैयारी करता है, नहीं, उसके पीछे बहुत सारे लोग तैयार होते हैं, जैसे टैक्सी वाले हो गए, मैस वाले हो गए, या पे लॉन्ड्री वाले हो गए, साफ सफाई करने वाले होते हैं। उसके पीछे के जो बैकग्राउंड वाले होते हैं ना, वो कैमरे के पीछे होकर हमारा ध्यान रखते हैं और हमारी हेल्प करते हैं। तो ये यहाँ के लोगों को यही कहना चाहूँगा, बहुत अच्छे होते हैं और एक मज़ा आ जाता है। मतलब आपको यहाँ पे ऐसा नहीं फील होगा कि आप कहीं अन्य शहर में गए हैं, दूर दराज गए हैं। ऐसा कुल मिला के कोटा का आपकी जो जर्नी रही है काफ़ी एक्सपीरियंस वाली रही, काफ़ी अच्छी रही, काफ़ी औसम रही है। लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि जो बच्चे अब कोटा में प्रिपरेशन करने के लिए आ रहे हैं, मतलब यानी कि जो 2023 का एग्ज़ाम देने के लिए आ रहे हैं या 24 के लिए आ रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? कोटा में किस प्रकार से उनको अवेयर रहना है ताकि उनकी पढ़ाई में बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस उनको नहीं हो और अपना जिस टारगेट के लिए कोटा में आ रहे हैं ना, वो उनको अचीव कर लें।
उनके लिए मैं यही बोलना चाहूँगा, जिस प्रकार अगर मैं कहीं चल रहा हूँ, किसी गड्ढे में गिर गया, तो मुझे गड्ढे के बारे में नॉलेज है कि हाँ कुछ डिस्टेंस पे जाके मैं गड्ढे में गिरा हूँ, तो उसी अनुसार अगर वो आ रहे हैं तो किसी वीडियो के थ्रू या कोई भैया है या कोई है ऐसा, उनसे वो एक्सपीरियंस ले ले कि वो जिस गड्ढे में गिरे थे वो आके उस गड्ढे में ना गिरे, वरना वो आके गिरेगा ना तो जो वो सीखा है ना, जैसे मान लिया आप न्यूटन की थ्योरी पढ़ रहे हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ पढ़ रहे हैं, अब आप उसको खोज करके या डिस्कवर करके पढ़ने जाएंगे ना तो पूरी आपकी लाइफ आपके बच्चे होकर खत्म हो जाएंगे, फिर भी आप उसको खोज के पढ़ नहीं पाएंगे। तो आप वो पढ़ा पढ़ाया मिल रहा है तो आप किसी से एक्सपीरियंस लीजिए, उससे नॉलेज लीजिए और आगे बढ़ने का काम करिए। ये उन एक्सपीरियंस का है जो भी अभी आ रहे हैं ढूंढ के, और अपना लाइफ एंजॉय करिए। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, थ्योरी ज़्यादा कवर करें, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करिए। और जिस काम के लिए आ रहे हैं, जैसे कोई भी मजदूर काम करवाते हैं अपने घर में, 150 रुपये देते हैं, तो उससे आप हमेशा लगे रहते हैं कि यार 150 इसको दे रहा हूँ, पूरे दिन काम करवाना है। तो उसी अनुसार आप यहाँ पे आ रहे हैं, आपके मम्मी पापा इतना पैसा दे रहे हैं, इतना इमोशंस है, इतने सारे लोग हैं। मेरा मोटिवेशन जो पॉइंट रहा, मेरे बच्चे रहे हैं, उनसे मैं मोटिवेट रहा हूँ, मेरे मम्मी पापा, मेरे चाचा चाची, मेरे फैमिली वाले या जितने सपोर्ट करने वाले हैं, और काफ़ी सारे उनको अलावा कोटा में जितने भी लोग रहे मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे पढ़ाई के प्रति, तो उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मेरे बहुत ज़्यादा हेल्प करी है इसके रिगार्डिंग। तो जो बच्चे आ रहे हैं वो इमोशन के साथ आए, अपना मोटिवेशन के साथ आए और यहाँ पे अच्छे से प्रिपरेशन करें। और ये जो जगह है एकदम बेस्ट है। अभी तो और सारी कोचिंग आगे तो पैसे भी कम हो रहे हैं, तो दैट्स अ परफेक्ट प्लेस फॉर यू। कहा जाता है कि कोटा को अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग जो है अलग अलग नाम देते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कोटा को एजुकेशन सिटी कहते हैं, कोचिंग सिटी कहते हैं, इसके अलावा शिक्षा की काशी भी कहा जाता है, मोदी जी ने बताया है। लेकिन मैं कोटा को मैंने एक नया नाम दिया है और आपको आपके साथ में शेयर करते हुए लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि कोटा का नेम है द सिटी ऑफ इमोशंस। क्या कहना चाहते हैं आप? मतलब क्योंकि देखा जाता है कि जब बच्चा कोटा में आता है, कई तरह के पेरेंट्स उनको शिफ्ट करने आते हैं, गर्ल्स हो बॉयज़ हो कई तरह के, और जब वो उसको शिफ्ट करा के जाते हैं तब भी उसकी आंखों में आंसू होते हैं, कहीं ना कहीं वो उस टाइम पर भी इमोशन होता है। और जब 1-2 साल का एक्सपीरियंस लेके कोटा से वो चला जाता है तो भी उसकी आंखों में जो आंसुओं की जो गंगा है ना वो बहती हुई दिखाई देती है। तो मतलब आने पर भी वो इमोशन वाला फीलिंग देख के चला जाता है कोटा, और जब जाता है यहाँ से तो फिर कहना ही नहीं है कि कई तरह के मतलब आंखों में उसकी गीली हो जाती है। तो मतलब क्या लगता है, क्या कहना चाहते हैं इमोशन से? मेरा जो मोटिवेशन पॉइंट है, कहते हैं ना कि आप अपने आप को ऐसा बनाएं कि लोग आपके आने का इंतजार करें, ना कि जाने का। उसी अनुसार यहाँ पे लोगों के साथ मेरी बॉन्डिंग हुई, अच्छे से बॉन्डिंग हुई। आज काफ़ी लोगों से मिला हूँ, उनकी आंखों में आंसू है, मेरे आंखों में भी आंसू हैं, क्योंकि उनको छोड़ने जाने का मन नहीं करता है, क्योंकि उन्होंने हमारी इतनी हेल्प करी, इतनी ज़्यादा हमें मोटिवेट करके उस स्थान पे भेज रहे हैं। अभी एडवांस का एग्ज़ाम अच्छे से परफेक्टली हो गया है, और इतनी ज़्यादा हेल्प करी कि मुझे अगर कोई सामान मंगाना होता था कॉल कर देते थे, वो रूम पे ला के हमें दे देता था। तो इतना ज़्यादा माहौल क्रिएट हो जाता है यहाँ पे, तो हेल्प हो जाती है स्टडी से रिलेटेड, तो हमें कहीं अन्य जाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसको इमोशन ऑफ द सिटी अवश्य कह सकते हैं, क्योंकि इमोशन बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट वर्ड है फॉर स्टूडेंट जो कि यहाँ पे आ रहे हैं, और साथ ही उनके पेरेंट्स के साथ। अभी मैं 1 महीना रहा हूँ, मेरा रूम का रेंट भी नहीं लिया गया है। तो यही एडवांस के बेसिस पे कि आपके अच्छा हुआ है, आप अच्छा लाइफ में तरक्की करेंगे, तो एक अच्छा हो जाता है। 4-5 दिन में और भी एक्स्ट्रा रुका हूँ, उसका भी नहीं लिया गया है। रूम हमारे लिए परफेक्ट रहा। 19 में आया, एडवांस क्लियर हो गया। IIT दिल्ली में मैंने लोअर ब्रांच मिला, लेकिन हाँ ले लिया। उसके बाद फिर यहाँ पे आया, उसी दूसरे रूम में आया, उस रूम में नहीं मिला, लेकिन दूसरे रूम में मिला। 2 लोगों का कमरा था, लेकिन मुझे अकेले दिया गया। क्यों? क्योंकि मैंने अच्छा स्कोर करा था, अच्छा करा था उसके लिए और अपने लिए और लोगों के लिए। तो ये एक मोटिवेटिंग पॉइंट होता है मेरे लिए और सभी के लिए। आप लोगों को बताता हूँ कि अमरेंद्र जो है वो हमारे काफ़ी क्लोज है, छोटे भाई जैसा है। और जब ये बता रहा था कि यार कल एग्ज़ाम मतलब एडवांस का इसका क्लियर हो गया और ये जो है आज जाना चाह रहा, तो बड़ा बुरा लगा। तो मतलब इमोशन के इसकी जर्नी में एक पार्ट मैं भी हूँ और बड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, सभी को आना है अपने अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। सबकी जो जर्नी का पार्ट होता है वो कंप्लीट करके जाना होता है। लेकिन ऑल द बेस्ट विषय आपको कहना चाहूँगा। लेकिन एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, आपका हमारे चैनल के बारे में क्या कहना है? ये चैनल जो है एजुकेशन और जानकारी के रिगार्डिंग, इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग परफेक्ट है। आपको कहीं अन्य जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको हॉस्टल से रिलेटेड, पीजी से रिलेटेड, कोचिंग से, यहाँ तक कि कोचिंग के अंदर भी डीपली अगर आपको घुस के जाना है, कितना फीस है, कैसा माहौल है, कैसे बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों का रिव्यू तक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और सबसे ज़्यादा बात अभी मेरा ये जो वीडियो है, अगर हमारे अंकल देखेंगे, अभी सऊदी हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से मैं यहाँ आया था। मेरे मम्मी पापा जितने भी लोग हैं, तो मैं भैया को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, मुझे बोलने का मौका मिला। और आगे चल के आप ये भी तरक्की करेंगे, मैं भी तरक्की करूँगा और सभी लोग तरक्की करेंगे। तो थैंक्स अलॉट अमरिंदर, ऑल द बेस्ट के साथ में आपको बहुत बहुत मतलब इतने बिजी शेड्यूल में, क्योंकि तुम्हारी ट्रेन है और तुमने टाइम दिया। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।